7वां सेशन है। खत्म होते सामाजिक संगठन अलोकतांत्रिक सरकार की निशानी है। जो हमारे सामाजिक संगठन हैं, जब हम सामाजिक संगठन की बात करते हैं तो सिविल सोसाइटीज की भी बात करते हैं, और ये उन सारे इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं जो हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे लोकतंत्र को और हमारे समाज को भी एक तरह से उसको बचाने का, उसको आगे चलाने का काम करते हैं। मेरे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर मानसी भार्गव हैं। बाकी लोग अभी जोड़ रहे हैं आगे पीछे। डॉक्टर मानसी, स्वागत है। डॉक्टर मानसी, बिना किसी पूर्व भूमिका के, क्योंकि 60 मिनट का सेशन है और टॉकथॉन में वो 60 मिनट 60 मिनट होते हैं, उसको हम लोग आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। डॉक्टर मानसी, आपसे एक बहुत बेसिक सी चीज पूछ रहा हूँ, बहुत छोटी चीजें, मतलब बेसिक ही चीजें पूछेंगे दर्शकों के दृष्टि से, मैं अपने समझने की दृष्टि से। ये जरा मुझे बताएं कि सिविल सोसाइटीज का एक अहम रोल होता है। वो आज से नहीं, दुनिया जब से बनी है, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सारे लोग झंडा लेके पॉलिटिकल वो काम नहीं कर रहे थे। राजा राम मोहन रॉय भी काम कर रहे थे, दयानंद सरस्वती भी काम कर रहे थे, लेकिन इन सबका एक सिविल सोसाइटीज का, एक एक्टिविज्म का एक रोल था। आज जब देश चल रहा है तो आज पर्यावरण की बात करिए या आप पानी में इतना काम कर रहे हैं इसकी बात करिए, बहुत से ऐसे फील्ड हैं जहां पे एक्टिविस्ट लोग, वो अनजाने हीरो हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन वो एक, चाहे वो गरीबों के बीच की बात है, बहुत भिखारियों के बीच में काम कर रहे हैं, कुपोषण के बीच में काम कर रहे हैं, इस तरह की बहुत एजेंसीज। लेकिन ये जो सरकार है, ये इन सबसे मालूम नहीं क्या, इन सबसे इनको खतरा लगता है या इनको डर लगता है या जो भी इनका है, मन में है। ऐसे में इस सिविल सोसाइटीज का धीरे धीरे वो बहुत अंडर प्रेशर आ रही है, और अगर सिविल सोसाइटीज अंडर प्रेशर आ रही हैं तो वो हमारे जो सामाजिक ताना बाना है, जो एक वाइब्रेंट सोसाइटी है और लोकतंत्र है, उसमें कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा। तो आपकी एक पहली टिप्पणी ये कि किसी भी समाज और किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सिविल सोसाइटीज का वाइब्रेंट होना, एक्टिव होना और रिस्पॉन्सिव होना टुवर्ड समाज एक पहली शर्त है। तो इस पे जरा आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर मानसी जी। धन्यवाद आनंद जी। बहुत ही अहम सवाल और मुद्दा पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। भले हम डेमोक्रेसी के जब पिलर्स गिनते हैं तो सिविल सोसाइटी को उसमें काउंट नहीं किया जाता है, पर मेरा मानना ऐसा है कि पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सिस्टम और सिविल सोसाइटी ये बेसिकली सिक्के के दो पहलू हैं, और ये दोनों का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि दोनों एक दूसरे के बगैर पूरक नहीं है। तो अगर हम अपने मतलब टाइम इटर्निटी देखें, जब से हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं दुनिया में, तो सिविल सोसाइटी हमेशा ही रही है, भले वो रजिस्टर्ड हो चाहे नहीं रजिस्टर्ड हो। इवन पॉलिटिकल सिस्टम भी सिविल सोसाइटी को यूज़ करती है अपने फेवर के लिए भी, और ऐसी सिविल सोसाइटीज़ भी होती हैं जो विसिल ब्लोइंग भी करती हैं। तो दोनों तरह की सिविल सोसाइटीज़ होती हैं, और जो घर घर की बात जो एक समाज के एक लेवल पे लाना, इवन पॉलिटिकल नेता के हाथ पे लाना या जुडिशियरी के हाथ पे लाना, वो कौन करेगा, बीच में कौन है? तो सिविल सोसाइटी ये एक ऐसे धागा है, एक डेमोक्रेसी की अगर कोई माला बनाई जाती है जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसमें कोई धागा है अगर उस माला को बांध के रखने के लिए, वो सिविल सोसाइटी ही है। कोई दूसरी ऐसी संस्था या कोई दूसरा ऐसा प्रोफेशन है ही नहीं जो समाज को बांध सकता है। तो मेरे विचार में तो सिविल सोसाइटी का इतना अहम रोल है। अब इसकी ढलती इमेज और इसका जो एक इम्पॉर्टेंट सोसाइटी में एक्नॉलेज नहीं किया जाता और अप्रिशिएट नहीं किया जाता, इसका एक मेन कारण हमारे सिस्टम से ही आता है। आप देखिए, गंदी चीज बेचने के लिए सब कॉमर्शियल में सब कुछ तैयार है। हमारा कानून अलाउ नहीं करता सिविल सोसाइटी को अपना काम प्रमोट करना। तो यहाँ पे जाके लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मैंने आज तक अपने 30 साल के करियर में एक बच्चे को मिली हूँ जो जिसने मुझे बोला, 11 साल की लड़की, मणिपुर की लड़की, चाहे हम उसको शायद इस सेशन में कभी शो में ला सकते हैं अगर वहाँ इंटरनेट चले। पहली लड़की मैंने 30 साल के करियर में देखा जिसने बोला मैं सोशल वर्कर बनना चाहती हूँ, जो मैं एनिमल राइट्स के लिए काम करूँ। पहला बच्चा 11 साल में, आप सोचिए 11 साल की बच्ची।
तो अगर हम लोगों को बताएंगे नहीं कि ये एक इतना इम्पॉर्टेंट सूत्र है समाज का, ये एक इतना इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है, तो समाज में कभी उसके लिए एक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन होगा ही नहीं। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा पॉलिटिशियन बने या उसका बच्चा सोशल वर्कर बने या सोशल एक्टिविस्ट बने। ऐसा क्यों है समाज में? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारे एजुकेशन में हम ये नहीं सिखाते हैं कि आप सोशल एक्टिविटी करिए। हमारे एजुकेशन में हम ये सिखाते हैं कि आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, आर्किटेक्ट बनिए, लॉयर बनिए। कभी ये नहीं सिखाया जाता कि आप सोशल काम करिए। तो यहाँ जाके बहुत बड़ा एक गैप है। तो मुझे जो लगता है कि अगर सिविल सोसाइटी नहीं है और सिविल सोसाइटी की आवाज़ नहीं है, तो डेमोक्रेसी भी नहीं है। डेमोक्रेसी पॉलिटिशियन से नहीं चलती, डेमोक्रेसी जुडिशियरी से नहीं चलती, मीडिया से तो बिल्कुल भी नहीं चलती, आज ये क्लियर हो गया है। तो इकोनॉमी से भी नहीं चलती। हर घर की आवाज़ जो लाएगी वो सिविल सोसाइटी ही लाएगी। मैं एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहती हूँ। देश में हमारे पास आज की तारीख में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के हिसाब से 33 लाख एनजीओज हैं और सीएसओज है, जो सिविल सोसाइटी या कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब ये जो है वो रजिस्टर्ड है। मैं खुद अपनी बात बता दूं, मैंने सिर्फ 2 साल पहले नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर किया है, पर मैं 2001 से सोशल वर्क कर रही हूँ। क्योंकि क्योंकि समाज में इसकी कोई भावना नहीं है, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है और इसके इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव दांव पेच है कि मैं रिलक्टेंट थी अपने आप को रजिस्टर करने में, सोशल वर्क करने के लिए। तो मैं उसको अपने मन से करती थी। अब आप ये देखिए, जब ये सरकार आई है, 2023 का आंकड़ा, इसके पहले का नहीं दे रही हूँ, अकेले 2023 में 20,693 एनजीओज और सीएसओज का एफसीआरए जो फॉरेन फंडिंग कैंसिल किया गया है। और ये अगर हम 2010, 12, 14 से देखें तो वो और भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है कि समाज की आवाज या जनता की आवाज जो सिविल सोसाइटी के थ्रू आती है उसको सप्रेस करना बहुत जरूरी हो गया है। ऐसा अभी करंट सिस्टम में लगता है। और ये किसी भी ऑटोक्रेसी का एक पहलू होता है। जैसे वो पहले मीडिया को कैप्चर करते हैं, उसी तरह वो सिविल सोसाइटी को मर्डर भी करते हैं। तो ये हम उस स्टेज पे आज खड़े हुए हैं। हर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन जो प्रो गवर्नमेंट नहीं है, वो एक बहुत ही तलवार के ऊपर अपनी बेसिकली कदम रख रहा है कि कब कटेगी धार, कब कटेगी उनकी ऑर्गेनाइजेशन के पत्ता। तो ये तो बहुत दुख की बात है। एंड वी आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स डेथ ऑफ डेमोक्रेसी एंड दैट विल नॉट बी डिफाइंड बाय मीडिया और जुडिशियरी। इट विल बी डिफाइंड। माला नहीं बन सकती जब तक माला में धागा नहीं है, और सिविल सोसाइटी वो धागा है। मैं यहाँ रुकती हूँ। थैंक यू। जी जी, थैंक यू डॉक्टर मानसी। शरद भाई, शरद भाई, आप लोगों को कभी कभी लगता होगा मैं परिचय नहीं कराता हूँ, आप सब लोग इतने सीनियर हैं, मेरे दर्शक 99.9% लोग आप सब लोगों को जानते हैं और मेरी यूनिवर्सिटी के सीनियर रहे हैं। तो कभी कभी बेअदबी नहीं होती है, कोई मुझसे कहता है कि अरे भाई परिचय, आप लोगों का परिचय मैं क्या कर रहा हूँ। तो शरद प्रधान जी मेरे साथ हैं और मैंने आग्रह किया कि आज आप इस पे आ जाइए, क्योंकि ये एक थोड़ा डेलिकेट क्वेश्चन है। और डेलिकेट क्वेश्चन इसलिए शरद भाई कि एक्टिविस्ट की समाज को कितनी जरूरत है। मैं जब मणिपुर के रेफरेंस में बात कर रहा हूं तो एक तो एक्टिविज्म है और एक कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं। नेशनल वुमेन क्या कर रही है नहीं मालूम। कमीशन, जो नेशनल वुमेन कमीशन है, हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल ट्राइबल कमीशन है, ये सब बिल्कुल चुप है। मतलब मैं लार्जर थोड़ा और खींच दे रहा हूं एक्टिविज्म के साथ साथ। मैं इन संस्थाओं की बात कर रहा हूं जहां पे जनरली एक्टिविस्ट लोग ही जिसको हैंडल करते हैं, जहां जाके बैठते हैं। ये इतनी चुप्पी क्यों है, और अगर इतनी चुप्पी है तो इन संस्थाओं की जरूरत क्या है, ये जरा मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि मणिपुर के रेफरेंस में हम सब लोगों को उसने झकझोरा है। शरद भाई, धनंजय जी, मुझे एक चीज बताइए कि मैं एक टेस्ट केस ले रहा हूं क्योंकि वो उससे बहुत से हमारे दर्शक समझ जाएंगे। भीमा कोरेगांव में जितने एक्टिविस्ट थे, हाईली इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे और डेडिकेटेड कमिटेड लोग, जीवन में चाहते तो किसी को भी किसी भी कॉर्पोरेट में किसी भी प्राइस की वो मिल सकता था, लेकिन बाय चॉइस वो आके उन लोगों के लिए जो वंचित वर्ग से आते हैं उनके लिए काम किए। मैं दो लोगों को का एग्जांपल इसलिए आपसे कहूंगा। मैं बहुत से एक्टिविस्ट मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, काम करते हैं, उसमें दो का नाम से मैं बोलूंगा। एक का नाम है संदीप पांडे और एक का नाम है शरद पटेल। संदीप पांडे आज इस उम्र में मैग्सेसे अवार्डी हैं। वो व्यक्ति, मैं पिछले 15 साल तो केवल साइकिल पे चलता है,
जाड़ा गर्मी बरसात वो साइकिल पे चलता है, मेरे लिए संभव नहीं है, वो सेकंड क्लास में चलते हैं। वो मतलब मैं उनकी कुछ बातों को मुझे खपती लगते हैं कि भाई मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, ये कहना नहीं चाहिए कि ये क्या खपत है, लेकिन वो वैसे जीते हैं। वो अपने कपड़े को खुद सिल लेते हैं अगर कहीं फट जाता है। वो बाथरूम स्लीपर पहन के अमेरिका जाते हैं, लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं है भाई, एक व्यक्ति अगर बाथरूम स्लीपर पहन के घूम रहा है तो आप उसको कुछ कहिए, वो उसकी सिंप्लिसिटी है। दूसरा, मैं शरद पटेल का नाम ले रहा हूं, पढ़ा लिखा लड़का, यंगस्टर, मतलब 30-30 साल का, किसी भी नौकरी में आने के लिए वो पूरा ठीक से, डॉक्टर शरद पटेल है। उसने अपना सारा जीवन लगा दिया है भिखारियों, भिक्षावृत्ति के बीच में, और खूब उन भिखारियों को रिहैबिलिटेट करना, फिर किसी के चाय की दुकान खुलवाना, किसी का रेहड़ी लगवाना, ये करने का काम करते हैं। लेकिन इनके साथ जो खतरा है वो ये है कि ये सारे लोगों को ब्रैकेट किया जाता है एनजीओ, और मैंने देखा है कि एनजीओ में ज्यादातर बड़े अधिकारियों की पत्नियां एनजीओ चलाती हैं। ये सब लोग डेडिकेटेड लोग हैं। अब आपकी आवाज आ गई शरद भाई, तो शरद भाई आपसे पहले आपका प्रश्न कर लेते हैं, फिर धनंजय जी के पास आएंगे। तो वो जो मैंने एक्टिविज्म की बात कही थी, हाँ, इन संस्थाओं का क्या मतलब है शरद भाई? देखिए ये जो आपने बात कही, ये बड़ी आइडियल सिचुएशन की कही कि ये सब संस्थाएं इसलिए हैं कि इन इश्यूज पे वो बात करें। और जब जो क्रिएट करी गई थी, ये जो कमीशन है, जो कमीशन क्रिएट किए थे, इस उद्देश्य थे कि ये इंडिपेंडेंट वॉइसेस बने। लेकिन ये सरकारीकरण इनका इतना ज्यादा होता गया ओवर द इयर्स, क्योंकि जो पॉलिटिकल रेजीम होती थी उसी के जो नौकर हैं, उनको नौकर मैं इसलिए कह रहा हूं जो उनके गुलाम होते थे या उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, उनको सिर्फ सलाम करते हैं, सवाल नहीं रेज करते हैं, उन्हीं को इसका मेंबर्स बनाता गया। और ओवर द इयर्स वो इतना ज्यादा वो हो गया, वो पार्ट ऑफ द उस डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बन गए। आप देख लीजिए, नतीजा यही है कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन को दिखता ही नहीं है कि मणिपुर में कुछ हुआ, उनको पता ही नहीं है, जानना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर शांत है तो वो बेचारे कैसे बोले। तो सबको अपनी अपनी कुर्सी की फिक्र है कि हमारा कितने दिन कमीशन में हमारा टर्म बढ़ जाए। तो ये जब तक इनको ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी, इनका कोई मीनिंग नहीं है। ये सब रिचुअल्स हैं, ये ऑर्नामेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिस्प्ले के लिए बनाई जाती हैं, दिखाने के लिए। इनका कोई पर्पस मुझे नहीं लगता है। और एक और क्या हुआ है, आप हिस्टोरिकली देखिए, जहां 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 राइट विंग डोमिनेशन शुरू हो जाता है, आप राइट फ्रॉम 1930s देख लीजिए, वहां पे इंडिपेंडेंट वॉइस दबा दी जाती है। वेदर इट इज जर्मनी ऑफ द 1930s या उसके बाद और भी तमाम कंट्रीज के एग्जांपल्स। तो जितनी भी इंडिपेंडेंट वॉइसेस होती हैं इन द फॉर्म ऑफ सिविल सोसाइटी, या ये जो सो कॉल्ड कमीशंस हैं या एनजीओज, वो धीमे धीमे वही शेप ले लेते हैं जो डॉक्टर मानसी ने भी कहा कि ये जब एनजीओज बन जाते हैं उसी रूलिंग डिस्पेंसेशन का एक हिस्सा बन जाते हैं, और उन्हीं को उसी तरीके से उनको फंडिंग मिलती है, उसी तरीके से वो चलाते हैं, उसी तरीके से वो अपने कारनामे करते हैं, और जो काम भी करते हैं उनको हाईलाइट इसी तरीके से किया जाता है जिससे कि गवर्नमेंट की वाहवाही हो। तो एक्चुअली वो हम एक बिल्ड कर रहे हैं पूरा एक जमावड़ा ऑफ साइकोफेंट्स इनके जरिए से। तो आज की डेट में और इतना खौफ क्रिएट कर दिया जाता है, जो आप देख रहे हैं तमाम एनजीओज के कितने जो 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 जेन्युइन एनजीओज जो काम करते हैं या पूछते हैं सवाल, उनका क्या हशर होता है, ये सबने देखा है। तो नतीजा ये हो गया कि सिविल सोसाइटी भी एक माउथपीस बन के रह जा रही है। जो सिविल सोसाइटी में सवाल पूछता है उसको कंडेम कर दिया जाता है, और वो कंडेम करने वाली फोर्स इतनी बड़ी है और इतनी ताकतवर है कि ऑर्डिनरली सिविल सोसाइटी के लोग अपनी आवाज को वहां तक पहुंचा नहीं पाते। और दुर्भाग्यवश जो मेन स्ट्रीम मीडिया की हालत है, पहले क्या होता था, सिविल सोसाइटीज को स्पेस मिलती थी मेन स्ट्रीम मीडिया में, उसके जरिए से वो हाईलाइट होते थे, तो कुछ कहते थे उसको अहमियत मिलती थी। आज की डेट में ऐसा है ही नहीं। सिविल सोसाइटी में उन्हीं को स्पेस मिलेगी मेन स्ट्रीम मीडिया में जो हिज मास्टर्स वॉइस है, यानी कि जो गवर्नमेंट की वाहवाही करते हैं। तो ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, और ये सारी चीजें इवॉल्व इस तरह से होती हैं, मुझे जो लगता है वो सारी उससे कनेक्टेड है आनंद जी, कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज का किस तरीके से हनन हो रहा है। और जहां जहां डेमोक्रेटिक वैल्यूज का ऊपर दूसरे फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, वहां ऐसे ही होता है। तो आज की डेट में इट इज नॉट अ सरप्राइज कि ऐसा यहाँ भारत में बहुत जोरों से हो रहा है।
और आपने देखा है कितने आज की डेट में कोई जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो घबराती हैं कि कहीं फॉरेन फंडिंग के नाम पे हमको जेल न भेज दिया जाए, क्योंकि आप बाल की खाल निकालिए किसी को भी बेच सकते हैं। और अगर आप वाहवाही कर रहे हैं सरकार की, तो आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, आप सातों खून माफ है, आप कुछ भी करिए, कितनी जालसाजी करिए। आपको हो सकता है कि मणिपुर में जमीन भी अलॉट हो जाए पाम ऑयल प्लांटेशन के लिए, प्लैटिनम खोदने के लिए हो जाए। लेकिन अगर आप जेन्युइन काम कर रहे होंगे और आप सवाल उठाएंगे सरकार के सामने, तो ऐसा नहीं होगा। इसी यही कारण है शायद कि सिविल सोसाइटी से जुड़ने में भी लोग कतराते हैं, लोग रेस करने में आवाज डरते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई, लोग सच बोलने में डरते हैं। वो बहुत सीरियस थ्रेट है टू डेमोक्रेसी, कि जब आप सच बोलने से डरने लगे और ये भूल जाए कि सच में बड़ी ताकत होती है, और इसमें एक एलिमेंट ऑफ सैक्रिफाइस बहुत जरूरी है। मतलब आप यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप में वो जज्बा नहीं है, और धीमे धीमे जज्बा कम इसलिए हो रहा है बिकॉज आई डोंट ब्लेम दोस पीपल, क्योंकि उनके ऊपर इतना ज्यादा जो तमाम फोर्सेस हैं अथॉरिटी के, वो इतने ज्यादा हावी हैं, और हर एक को अपनी जान की फिक्र होती है, अपने सर्वाइवल की फिक्र होती है। और लोग, ये जो डॉक्टर मानसी ने एक और चीज जो बोली थी कि हमारे यहाँ एजुकेशन में कहीं पे भी एलिमेंट नहीं है कि हम सोशल सर्विस करेंगे, उसका एक और भी कारण है, इकोनॉमिक फैक्टर है। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी करियर हैं वो सारे ओरिएंटेड हैं टुवर्ड्स अर्निंग, बिकॉज हमारे लोगों की जो आम आदमी की यहाँ पे जो फाइनेंशियल कंडीशन, पहली चीज वो रोटी के बारे में सोचता है, उसका कोई कहीं से एश्योरेंस नहीं है। तो जब तक वो स्थिति नहीं आती, उसमें लगेगा वक्त, तो और ज्यादा कतराते जा रहे हैं। इसलिए सिविल सोसाइटी एक खाली रिचुअल बन के रह जा रही है, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमें इसके बारे में मतलब लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं धनंजय जी, मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा था उसको मैं मतलब उसका आखिरी पार्ट रह गया था। तो ऐसे एनजीओ में अब ये देखा गया है कि जो अधिकारियों की पत्नियां हैं वो एनजीओ चला रही हैं और पैसा वहीं पे रूट हो रहा है, वो चाहे भिक्षावृत्ति हो। क्योंकि एक तो हमने यूपी में कम से कम ये ट्रेंड है कि जो सबसे बड़ा अधिकारी बनता है उसकी पत्नी रातों रात या तो आर्टिस्ट बन जाती है, या तो मतलब पेंटिंग एंटिंग करने लगती है, या गाना गाने लगती है अच्छा, या और फिर उनको सारी जगह बुलाया जाने लगता है और फिर उनको पैसा भी बहुत दिया जाने लगता है। ये ट्रेंड काफी दिनों से है। तो इस पे मैं आपकी एक टिप्पणी कि अगर एक तरफ डॉक्टर मानसी हैं जो विदेश से पढ़ लिख के आए, शी हैड एन ऑप्शन कि ये कहीं किसी कॉर्पोरेट को ज्वाइन कर लेती हैं, वहीं काम करती हैं, और इन सब झगड़ों में, झंझटों में, धूल में, धक्कड़ में, गली में। और एक और नया टैग है जो हमारी एक जो हमारी दर्शक कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी और एनजीओ को लेफ्ट लिबरल्स और हिंदू विरोधी का झूठा टैग देकर एडवर्टाइज किया जा रहा है। इस समय वो एक टैग लगाया जा रहा है कि यार ये सब एनजीओ वाले हैं, एनजीओ वाले मतलब ये खाना पीना इनका कुछ चल रहा है। इस पे धनंजय जी आपकी एक टिप्पणी। देखिए, इसमें दोनों पहलू। मैं ढेर सारे एनजीओ वालों को जानता हूं, मेरे कई दोस्त एनजीओ के लिए काम करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं एनजीओ के, और एनजीओ वाले उनको बुलाते हैं और वो अलग अलग जगह, वो छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में भी किया है हमारे दोस्त ने। और वो सब ट्रेनर हैं, मतलब एनजीओ चलाते नहीं है। जैसे एक हमारे दोस्त है, वो एनजीओ बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, बोले एनजीओ का कौन हिसाब रखेगा, कहाँ से पैसा आया, कितना दिया, ये सब काम अपना काम नहीं है। अपना काम है हम अगर समाज के लिए कुछ कर सकते हैं या हम जो करना चाहते हैं वो करें, बस इतनी सी बात है। और अगर वो किसी एनजीओ के साथ जाते हैं तो वो उनका अपना रहता है कि मुझे इस तरह से जाऊंगा, इस तरह से रहूंगा, और आप जो एक फंड देते हैं वो हमारा पर्सनल, वो जिसको कहते हैं कि आप हमने ये सर्विस दी है, बदले में आप हमको एक फीस दीजिए, उससे आगे कुछ लेना देना नहीं, और वो ईमानदारी से काम करेंगे। एक तो वो है। दूसरा, मैं ढेर सारे उन लोगों को जानता हूं जो एनजीओ खोलते इसलिए हैं कि उनको बाहर से पैसा आएगा और वो एक दुकान हो जाएगी। तीसरा, एक और मैं एनजीओ को जानता हूं जो एनजीओ है, जो सीएसआर जब शुरू किया गया मनमोहन सिंह के द्वारा, तो सीएसआर के बाद जो है सारे कारपोरेट, लगभग कारपोरेट कंपनियों में, जो आपने बीवियों की बात कही, अफसरों की बीवियों को तो फिर भी छोटा है, कारपोरेट की बीवियां जो है वो अचानक जो है बड़ी समाज सेवक बन गई। और उसमें बड़े बड़े नाम है, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कई सारे टीवी पे प्रोग्राम बनाए गए, बना रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं। और कई सारे मेरे दोस्त हैं जिनको वो ऑफर करते हैं कि आप हमारे लिए काम कीजिए,
लेकिन वो मना कर देते हैं कि नहीं, आपके लिए काम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपकी जो शर्तें हैं, जिस तरह से आप काम करवाना चाहते हैं, हमको पताका बनाना चाहते हैं, वो हम करने को तैयार नहीं। अब एक जो और बात मैं कहना चाहता हूं, जो जिस तरफ मानसी जी इशारा कर रही थी, या जिस तरफ शरद भाई ने भी कहा और आप भी बार बार कह रहे हैं कि एनजीओ का मतलब क्या होता है। आम एक जो धारणा है लोगों के बारे में वो क्या है, कि ये विदेश से पैसा आता है और देश को बर्बाद करने के। कम से कम बीजेपी ने यही प्रोजेक्ट किया कि ये एनजीओ वाले लोग जो है विदेशी फंड लेते हैं, क्रिश्चियनों से फंड लिए हुए हैं और हिंदुओं के बारे में फैलाते हैं अनाप शनाप बातें, और जितना डेवलपमेंट का काम है, सारे डेवलपमेंट के काम में ये अड़ंगा लगाते हैं। हालांकि ये कांग्रेस ने भी इसमें किया है, कि जो चाहे मेधा पाटेकर की बात हो, चाहे किसी और की बात हो, ये सारी चीजें हुई है, कम ज्यादा जो भी हो। तो सरकार के रास्ते में अक्सर जो एनजीओ के जो गंभीर लोग हैं, जिनका आपने नाम लिया, संदीप पांडे जी का नाम लिया, मैं सुधा भारद्वाज का नाम लूं, मैं और कई लोगों के नाम लूं, तो वो सारे लोग जो हैं, या हिमांशु कुमार का नाम लूं मैं, तो वो तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो सरकारें खड़ी हो जाती है। इसलिए नहीं कि फॉरेन से फंड आ रहा है, सरकारें इसलिए खिलाफ खड़ी हो जाती हैं कि वो जो अनाप शनाप जो डेवलपमेंट के नाम पे जो कॉर्पोरेट को बांटते हैं जिस तरह से चीजें, और जिस तरह से वहाँ के जो रियल जो निवासी हैं उनका जो पुनर्वास सही तरीके से नहीं होता है, उसके लिए खड़े होते हैं। तो कहिए, हम मानते हैं कि एनजीओ के लिए लोग तो अलग हैं, लेकिन जो एक्टिविस्ट है, एक्टिविस्ट को बदनाम किया गया और समाज में ऑलरेडी है कि अरे यार तुम कहाँ इस समय पढ़ते हो। जिससे शरद भाई बोल रहे थे कि जो है जिनको अपने रोटी की चिंता है, शरद भाई मैं बात करूं जिनको रोटी की चिंता नहीं है, जो रोटी से ऊपर निकल आए, उनकी भी चिंता ये वो करते हैं जो आपने पहले बताया, सीएसआर फंड लेकर के एग्जैक्टली। और वो अगर नहीं भी एनजीओ में है तो वो कोशिश करते हैं कि हमें किसी चीज में फंसना नहीं है, हमारे बेटे को कैसे विदेश भेज देना है, वहां सेटल हो जाए, हम कितनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, हम कैसे आगे बढ़ जाए, हमें इस सब फसाद में नहीं पड़ना। वो वर्ग जो खड़ा हो गया। अब जो भारत की अब जो एक संकट की बात कही कि खतरा है कि कौन मार देगा, मुझे लगता है कौन मार देगा इस खतरे से कोई डरता नहीं है, और जो डरते हैं वो बेसिकली भागने वाले लोग हैं। और नहीं तो जो है मानसी जी हैं, या सुधा भारद्वाज है, या हिमांशु कुमार है, या संदीप पांडे हैं, या कभी बराबर क्या कहते हैं बरबर, कभी बरबर है वो है, या और ढेर सारे लोग हैं, वो लड़ नहीं रहे होते, वो लड़ रहे हैं। हम लोग भी एक तरह के एक्टिविस्ट ही है, हमने कई जगह उस तरह से काम किए हैं जहां जाकर के खड़े हो जाते हैं। तो हम डर तो हमको भी लगना चाहिए, गोली मारेगा तो हमको भी गोली लग जाएगी, हमको भी इस सड़क पे को उतार करके मार सकता है। और समझिए, अभी 2 दिन पहले आनंद भाई सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि महाराष्ट्र में एक पत्रकार को सड़क पे उसकी स्कूटी से खींच के मारा लोगों ने। वो मुख्यमंत्री के लोग थे। वो क्यों मारा? उसने कहा कि 8 साल की लड़की के लिए जो है वो काम कर रहा था। वो कह रहा, पूछा कि भैया इसका जो रेप हुआ है, इसके साथ जो दुर्घटना हुई है, उसका न्याय कब मिलेगा? आपके उत्तर प्रदेश में जो स्कूल में बांटा गया, नमक रोटी बांटा गया, और उस पर जो है पत्रकार ने उसका वीडियो बना दिया, उसका न्यूज बना दिया। मैं मानता हूँ वो भी एक्टिविस्ट है। एक्टिविस्ट को लेबल लगा करके कि एनजीओ का है तो ही एक्टिविस्ट है, मैं नहीं मानता। एक्टिविस्ट समाज में हर जगह है, जो सत्य के लिए लड़ते हैं वो एक्टिविस्ट हैं। और वो जो एनजीओ के लिए हैं उनके लिए छवि थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो चाहे सीएसआर के थ्रू फंड आए या फॉरेन से फंड आए, बहुत कम लोग हैं जो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो नहीं। ज्यादातर मैं भी लोगों को जानता हूँ एनजीओ मतलब बनाया ही इन्होंने कि फंड इधर। कई लोगों को तो मैं और बताऊंगा आपको, कई लोगों को जानता हूँ जो ब्लैक मनी को वाइट करते हैं। वो जो है जो पैसा आता है, इसका इनकम टैक्स का पैसा कैसे बचाते हैं, वो 85 और क्या क्या है, वो सारे काम करते हैं कि आपसे इतने पैसे लेंगे फिर आपको इतने पैसे रिटर्न कर देंगे। तो बड़ा घालमेल है, लेकिन जो एक्टिविस्ट हैं उनका होना बड़ा जरूरी है, और उनको प्रोटेक्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी। अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है किसी एक व्यक्ति के साथ, चाहे दाभोलकर के साथ हो, या धनंजय कुमार के साथ हो, या किसी महाजन के साथ हो, या मानसी जी के साथ हो, सबको खड़ा होने की जरूरत है। और मैं मानता हूँ सिविल सोसाइटी, खाली सिविल सोसाइटी का मतलब लोगों ने मान लिया कि जो मोमबत्ती लेके खड़े हो जाते हैं उनको सिविल सोसाइटी कहते हैं। सिविल सोसाइटी मोमबत्ती लेके खड़े होने वाले लोग नहीं है। सिविल सोसाइटी वो है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होते हैं, जो दलित वंचितों के लिए खड़े होते हैं कि इनका भी हिस्सा है, जो न्याय के साथ खड़े होते हैं, न्याय संगत तरीके से खड़े होते हैं, वो तमाम लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं। और वो तमाम लोग मैं मानता हूँ एक्टिविस्ट। और जो नहीं लड़ता है वो एक्टिविस्ट नहीं है, सिविल सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, मैं मानता हूँ करप्शन में शामिल है। जी,
जी आजकल मैं इसमें एक चीज में जो, अगर इजाजत दें आप, तो एक चीज में इन्होंने जो ऐसी बात बोली मैं चाहता हूँ, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस बात का कि जहाँ एक्टिविज्म का सवाल है, तो मुझे 45 साल हो गए इस जर्नलिज्म में, और आज से कई साल 2003 की बात है कि मैंने यहाँ के एक यूपी में एक आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ, एक खुद ही आईएएस ऑफिसर्स ने कैंपेन किया था भ्रष्ट ऑफिसर्स के खिलाफ, 3 मोस्ट करप्ट आईएएस ऑफिसर्स को इलेक्ट करके। तो उनमें से 3 इलेक्ट हुए, उनमें से 2 चीफ सेक्रेटरी बने, तीसरे भगवान को प्यारे हो गए, नहीं तो वो ही बनते, और बाकायदा आईएएस ऑफिसर ने खुद वोट डाला था। तो जो नंबर 1 पे थे, जब वो बने तो मैंने एक PIL कर दी सुप्रीम कोर्ट में। तो आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि क्या रिएक्शन था हमारे जर्नलिस्ट कॉलीग्स का, मेजॉरिटी ऑफ जर्नलिस्ट कॉलीग्स, यहां से लेकर दिल्ली तक, कि ये कोई जर्नलिज्म थोड़ी ना है, ये तो शरद प्रधान एक्टिविज्म कर रहे हैं। देयर वाज नोबडी स्टैंडिंग विद मी। वो तो ऊपर वाले की कृपा थी और सुप्रीम कोर्ट की कृपा थी कि वो दोनों जने जेल गए, दोनों नॉक ऑफ हुए। पहली दफे इंडिया की हिस्ट्री में एक करप्शन के चार्ज पे एक PIL में 2 चीफ सेक्रेटरीज को हटना पड़ा, एक के बाद एक, उसके बाद दूसरे बन गई थी, लेडी एक थी, वो भी फिर उनके खिलाफ मैंने करी। लेकिन मैं बता रहा हूं, जो हमारे अपने प्रोफेशन के लोगों का रिएक्शन ये था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार टेकअप किया और बड़ी सीरियसली उसको, दिल्ली में बड़े हंगामा, दिल्ली के अखबारों में बहुत बड़ी बड़ी खबर छपी। जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा, यूपी गवर्नमेंट के 5 लॉयर्स खड़े हुए थे, टॉप इंडिया के टॉप लॉयर्स, तो उन्होंने कहा कि व्हाई डू यू हैव टू मेक द मोस्ट करप्ट मैन द चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी। कोई जवाब नहीं था, यही हेडलाइन छपी बड़े अखबारों में। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि लखनऊ के अखबारों में जहां वो चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ था, नाम का तराते थे लोग। हमारे जर्नलिस्ट कॉलीग्स ने छोटी खबर छापी थी, और खाली छोटी नहीं छापी थी, मेरा नाम कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। अखंड प्रताप सिंह और वो मैडम यादव, मीरा यादव तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारी सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी, क्या हमारी जो वो है फ्रेटर्निटी जो है हमारी, उसने मेरा नाम नहीं लिखा था अखबार में कहीं, कि कहीं बोले फाइल्ड बाय अ जर्नलिस्ट। तो मुझे कोई शौक नहीं था नाम का, लेकिन मैं खाली बता रहा हूँ आपको, ये स्थिति है। नहीं आनंद भाई, आज से वर्ष है ये 2003, 20 साल पहले की बात बताई मैंने आपको। आज की डेट में सिचुएशन आप सोच सकते हैं कितनी बुरी है। अब शरद भाई की बात पे एक और ऐड कर दूं मैं, आनंद भाई अगर इजाजत दें आप तो। जी ये जो बिहार का सबसे चर्चित कांड माना जाता है चारा घोटाला में 3 लोगों के नाम बड़े आते हैं कि ये इन लोगों ने खोल दिया। उसमें रविशंकर प्रसाद भी एक आते हैं, उसमें सरयू राय आते हैं, ये लोग का नाम आता है। लेकिन सच ये है कि वो रिपोर्ट जो है एक पत्रकार ने शुरू की, हमारे मित्र हैं प्रमोद दत्त, उन्होंने वो रिपोर्ट रांची एक्सप्रेस से पहली बार छापी थी, और सरयू राय ने वहां से पहली बार पिक किया था। रविशंकर प्रसाद तो बहुत बाद में आते हैं, हालांकि सबसे ज्यादा लाभ रविशंकर प्रसाद ने लिया इसका। तो वो सरयू राय ने उसके ऊपर सारी फाइलें जेरॉक्स करवाई और वगैरह वगैरह, फिर उन्होंने जो है चीजों को आगे बढ़ाया। तो पत्रकार जो है उसको एक्टिविस्ट नहीं मानते हैं लोग, लेकिन मुझे लगता है कि पत्रकार सबसे बड़ा एक्टिविस्ट है, वही सबसे ज्यादा लड़ता है। जी जो अजय भाई, अजय शुक्ला साहब, ये बताइए, एक टर्म आया है विसिल ब्लोअर। अब असल में चक्कर क्या है, विसिल ब्लोअर का काम सिर्फ ये होता है कि वहां चोरी हो रही, सीटी बजाना, लेकिन उसका सबसे बड़ी दुश्मनी वही मोल लेता है। खबर लीक कैसे हुई ये ज्यादा बड़ा हो जाता है कि उस पर जांच नहीं होती है कि यहाँ क्या गड़बड़, लीक कैसे हुई, किसने लीक की। अभी आप देख लीजिए, मणिपुर में सीबीआई जांच जो बैठा ली गई थी, वो इस बात पे बैठा ली गई है कि ये वीडियो कहां से बना और किसने रिलीज किया। और हाँ, रिलीज किया और उनको पकड़ लिया है जिसने वीडियो बनाया है, उसको पकड़ लिया। जिसने अपराध किया है उसको नहीं पकड़ना। ये कौन सा देश है भाई, अंधेर नगरी चौपट राजा, इसी को शायद कहते थे। बिल्कुल, अजय भाई कहते हैं। अजय भाई एक चीज ये बताइए, आनंद भाई, अभी ही जो है जज जो थे जिन्होंने बुलडोजर रोका हरियाणा में, वो पूरे बेंच को हटा दिया। हाँ, उनको हटा दिया गया। शरद भाई, अब अरे अजय भाई ये बताइए, एक्टिविज्म का जैसे हम लोगों ने कहा, ये जो बात धनंजय जी कह रहे हैं, हम सब लोग कह रहे हैं, इसका एक रोल है समाज में, और ये समाज के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। इसको दर्शकों को समझाने के लिए बोल दें कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो हमारे अन्ना जी का था, उसमें सारे एक्टिविस्ट जुड़े थे। उस समय के केजरीवाल एक्टिविस्ट थे, आरटीआई एक्टिविस्ट थे, एनजीओ हमारे अन्ना जी का चलता था। दूसरा, निर्भया कांड, अगर वो सारे उस समय वहां के एक्टिविस्ट नहीं लगे होते तो निर्भया कांड ऐसे नहीं होता। मेधा पटकर, नर्मदा बचाओ की
जो अगर आदिवासियों और उनके साथ में नहीं खड़ी होती और आज वो बिल्डर्स के अगेंस्ट नहीं खड़ी है मुंबई में, तो इनका अपना रोल है। ऐसे लोगों बिल्कुल की बिल्कुल अहमियत, जी अजय भाई ऐसे बताइए, ऐसे लोगों का ये बहुत कॉमन हो गया कि इसकी अहमियत को कम करना या इस तरह से प्रोजेक्ट करना कि इनकी वजह से काम रुकता है या ये रोड ब्लॉक्स है। मैं इस पे जरा आपकी, हम सब लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं और इनकी अहमियत की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि बेहद जरूरी है विसल ब्लोअर की, और उसके साथ साथ जिस तरीके से एनजीओज के अपने रोल हैं। देखिए, सदुद्देश्य था तभी हमारे उन लोगों ने इसकी व्यवस्था की थी कि एनजीओज बने, ये बने और इनके लिए काम हो। तो निश्चित रूप से एक बहुत क्या था, और बहुत कुछ हुआ भी उसके कारण। बहुत सारे मुद्दे उठे हैं, बहुत सारी बातें आई हैं, सामने आई हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि इसके साथ साथ इसका दुरुपयोग भी बहुत हुआ है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। और इसके दुरुपयोग के 2-3 मैं भी जानता हूं। एक हुआ करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, मेरे मित्र भी रहे हैं, हालांकि हैं, अभी भी हैं। तो वो आजकल गृह मंत्रालय की किसी उसमें मेंबर बना दिए गए हैं। उनको सबको इनाम मिला है कि आपने बदनाम किया और ये किया। तो वो आरटीआई का एक बहुत बड़ा वो चलाते थे और उसके जरिए तमाम वो करके और फिर उसको मैनिपुलेट करते थे। और फिर वो मुझे, जब मेरे दोस्त थे तब वो कहते थे, अजय भाई मेरे पास में ना कोई घर है, ना कुछ है, ना कुछ है, देखिए मैं ऐसे रह के ये करता हूँ। और फिर उन्होंने एक 5 स्टार होटल के कमरे, मतलब उसमें एक अपना ऑफिस बनाया था। और उसके बाद में आप ये सोचिए, उनका आज मैंने अभी हाल के दिनों में पता चला, उनका जो मकान है उसकी कीमत कम से कम 20-25 करोड़ रुपए होगी। तो आप ये समझिए ना कि वो भी होता है, कहां से एकदम से आ गया। उन्होंने कहा मैं और कोई काम नहीं करता हूँ, फुल टाइम यही करता हूँ, और मेरे पास में सिर्फ घर की खेती है, उसी से ही जो होता है खर्च चलता है। खेती का वो बताते थे पूरा कि कितना है। तो मतलब आप इससे एक चीज समझ सकते हैं, तो यह भी होता है। लेकिन आज भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। मैं इसका एक छोटा सा अभी लेटेस्ट उदाहरण दूंगा, आप सर्च करेंगे। अभी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने अफसरों पे ये पाबंदी लगा दी कि वो बिजनेस क्लास के उससे दिल्ली मीटिंग में नहीं जाएंगे और वहां 5 स्टार होटल्स में नहीं रुकेंगे। सरकारी गेस्ट हाउसेस जो हैं अवेलेबल है वहां पे, उनमें रुकिए। जब सब लोग रुकते हैं तो गवर्नर ने कहा मैं खुद रुकता हूं, तो फिर आप क्यों नहीं रुकेंगे। तो ये एक अच्छी चीज थी। लेकिन और वो जो आरटीआई एक्टिविस्ट है मिस्टर आरके गर्ग, वो तब भी मुझे आज से 20 साल पहले भी, जब आरटीआई की 2005 में शुरुआत हुई थी, सॉरी जो भी साल हो रहे हैं 18-20 साल, तब भी वो वैसे ही पैदल अपने चले जाते थे अपने उससे। और आज भी उनका घर भी वैसा ही है, वो भी वैसे ही है और उनकी स्टाइल भी वैसी है, और आज भी वैसे ही करते हैं, अपने बूते सब करते हैं। तो ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और आज भी लड़ रहे हैं, आज भी मुद्दे उठा रहे हैं। आज जो है वही लोग जो उनसे एक समय में ले करके मुद्दों को और अपनी राजनीति सेकते थे, आज उन्हें वो पसंद नहीं करते हैं। उनको कई बार वैसे करके धमकाया जाता है, क्यों आप ज्यादा पंगा ले रहे हैं, आपके साथ कुछ भी हो जाएगा और बहुत अच्छा नहीं है, ये नहीं है। तो अभी 2 दिन पहले ही वो इत्तेफाक से मुझे मिले और बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि अजय भाई जो आपको बताया था वो आरटीआई आ गई थी और उस पे गवर्नर साहब ने ये ऑर्डर कर दिया है। तो हमने कहा चलिए, आपने मजबूर किया, कम से कम ये एक अच्छा काम किया आपने, जो है टैक्स पेयर की उसकी बर्बादी को बचाया। लेकिन मैं ये चीज कहता हूं, दूसरी तरफ तमाम सारे लोग उन्हीं की आरटीआई को लेकर के, इसी बात पे कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी के एक नेता ने एक सिर्फ चिट्ठी जारी करी थी, वो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि मैंने किया और मैंने ये करवा दिया। जबकि शरद जी की तरह वो भी बेचारे लड़ते हुए राष्ट्रपति से लेके सबको उसके साथ में आरटीआई के साथ में चिट्ठी लिखे थे, उस पर कहीं कोई बात नहीं कर रहा है। तो वो व्यक्ति जो लड़ता मर जाता है,
सब जगह करता हो जाता है, उसे लोग बदनाम करते हैं। और यहाँ के पत्रकारों ने भी वही किया। मैं तो साक्षी हूं शरद भाई की लड़ाई का, तो मैं अप्रिशिएट करता हूं, मैंने देखा है। और आराम से नरही से पैदल चले जा रहे होते थे और सेक्रेटरीट तक जाके अपना तमाम चीजें इकट्ठी करते, तमाम करते, जो भी करते। मैं बड़ा आराम से इन्हें देखा हूं, हजरतगंज में आराम से पैदल सैर करते हुए चले जा रहे होते थे। और लड़ाई वो किस नेटवर्क कट गया है शायद उनका। आनंद जी आप म्यूट पे हैं। वो किसी से, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बीच बीच में कट जा रही है, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूं, तो मैंने वो देखी है लड़ाई, और मैंने देखा है कितना कठिन दौर होता था। मैंने वह भी चर्चाएं देखी हैं, तमाम सारे लोग दारू पीते हुए, और तमाम पत्रकार क्या कहा करते थे, अरे बहुत बड़ा वो बन रहा है, अभी समझ में आ जाएगा। मुझे आज भी याद है, और मैं अप्रिशिएट करता हूं शरद भाई को कि उन्होंने जो बहादुरी का काम किया है। ऐसे बहादुर पत्रकार हमारे देश में हो तो शायद हम बहुत बड़ी चीजों को रोक सकते थे, लेकिन लोगों ने उसका दुरुपयोग किया है। लेकिन मैं आज उससे कहता हूं कि शरद भाई ने कभी दुरुपयोग नहीं किया। इनको भी बहुत सारे प्रलोभन दिए गए, बहुत चीजें करी गई, ये कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपने जिक्र किया इंडिया अगेंस्ट करप्शन हो या ये सारी जितनी चीजें हो, इनके वो सारे लोग प्रलोभन और सारी चीजों का शिकार हुए, और आज वो अपने सुख भोग रहे हैं और वही काम कर रहे हैं जिसका वो विरोध कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो लोग तो दोनों चीजें हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब चीजें अच्छी हैं, सब चीजें खराब है, लेकिन बहुत अच्छी हैं, कुछ खराब भी हैं। तो कहीं कहीं गलत भी हो रहा है, उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, और उन सब के जरिए तमाम तरह के ऐसे जहर बोए जा रहे हैं जिससे जो वास्तव में काम करते हैं, लड़ते हैं, उनको परेशानी भी होती है, उनके हक भी छीने जाते हैं, और बहुत कुछ होता है, और उनके जीवन के लिए खतरा पैदा होता है। तो यह एक बड़ी बात है। जी जी अजय भाई, देखिए ऐसा अजय भाई, भगवान के मंदिर में बैठने वाला हर पुजारी तो व्यभिचारी नहीं होता है, लेकिन कुछ पुजारी कर देते हैं तो हम सब लोगों का एक शक हर आदमी पे लगने लगता है जो ये गिरुआ पहनता है या वो पहनता है। और मैं इसको एक और तरह से कहूं, मैं अभी भी मानता हूं, लोग कुछ कहें, मनरेगा जैसा पाथ ब्रेकिंग चीज गांव वालों के लिए इससे अच्छा हो ही नहीं सकता था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन में इतनी बेईमानी है, इतना भ्रष्टाचार है, तो आप उस स्कीम को भ्रष्टाचार मानने लगते हैं। स्कीम में कोई दिक्कत नहीं है, अब इम्प्लीमेंटेशन करने वाले उसमें हेराफेरी करने लगेंगे तो स्कीम क्या करेगी भाई, उसमें स्कीम की क्या। डॉक्टर मानसी, आपके पास एक चीज जरा ये बता दीजिए, एक तो आप मणिपुर की कुछ घटना आप बताने वाली थी, वो जरा बता दीजिएगा, और एक चीज और मुझे बता दें, यहाँ पे तंत्र जो है वो सारी समस्याओं को हैंडल नहीं कर सकता है। सब जो जैसे कहा ना, जो एक सरकारी तंत्र है, हमें चाहिए तन मन धन, तन और धन तो सरकार के पास है, लेकिन मन तो केवल स्वयं से जो इस तरह की संस्था है उन्हीं के पास रहेगा, मन सरकार के पास नहीं रहेगा। तो थोड़ा इस पे कि जो कमिटमेंट लेवल होता है इन लोगों का, ये थोड़ा समाज को बदलने के लिए चक्कर में आप लोग रहते हैं, वो गड़बड़ हो सकते हैं उसमें से कुछ लोग। और दूसरा जो आप मणिपुर की एक बात बताना चाह रहे थे। जी, पहले मैं आपका बात दूसरा वाला सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो मिस इंटरप्रिटेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ एनजीओ और सीएसओ हुआ है, ये आपने एक बहुत अच्छी बात रखी थी कि ब्यूरोक्रेट्स और बड़े लोगों की स्पाउसेस, आई विल नॉट से ओनली वाइफ्स बट एनीवन, और इवन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स खुद, मतलब 900 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज को जाती है, वैसा मैंने बहुत रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी देखे हैं। तो अगर कहीं ना कहीं जितनी कमिटीज बनती हैं उसमें दिल्ली के ये जो स्पाउसेस को कमिटी में ना रखा जाए, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की ही एक एग्जांपल ले ले, तो आधा तो एनजीओ और सीएसओ का इमेज वैसे ही सुधर जाएगा। तो इस पे जो दिल्ली से दलाली होती है हर चीज की, मेरा एक लेख है, मैं अभी तक पब्लिश नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आई डोंट वांट टू गो बिहाइंड द बार्स, बट दिल्ली से दलाली जो है, ये पैसा आधा तो दिल्ली में ही खत्म हो जाता है कोई भी प्रोजेक्ट का, और ये करते वही लोग हैं जो एनजीओ सीएसओ चलाते हैं बैठ के। मैं खुद काफी सारे प्रोजेक्ट्स में मुझे डेलीगेट किया जाता है, पर पैसा मुझे ये नहीं पता प्रोजेक्ट का पूरा पैसा कितना है,
हमको एक पोर्शन दिया था, पर बात समझ में आती कि आप दिल्ली में बैठ के उसका पैसा ले रहे हैं। और अब FCRA का जब ये नाटक नया शुरू हुआ है तो दिल्ली के तो बहुत सारे एनजीओs की तो माला माल होने की सिचुएशंस आ गई हैं, क्योंकि जिनके पास FCRA है वो तो माला माल है और जिनके FCRA कैंसिल हो जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो NGO CSOs को अपना रोल समझना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो दिल्ली में बैठ के शायद नहीं होगा। सॉरी टू से दिस, बट मेरे काफी अच्छे मित्र हैं दिल्ली में। पर कोई भी कमीशन बनती है, चाहे वुमेन कमीशन हो, वाटर कमीशन हो, आपको देश का रिप्रेजेंटेशन तो होना पड़ेगा ना। आप वहीं दिल्ली में ही 4 लोग को बिठा लेते हैं, 4 लोग बैठ के कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, 4 लोग बैठ के अवार्ड कर लेते हैं, ऐसे कैसे? पहली बात तो आपको रीजनल रिप्रेजेंटेशन होना पड़ेगा, जेंडर रिप्रेजेंटेशन होना पड़ेगा, जनरेशन रिप्रेजेंटेशन होना पड़ेगा। और अगर 33 लाख NGO CSOs देश में हैं तो खाली दिल्ली वाले ही क्यों कमीशन में बैठते हैं? और फलाने ढिमाके की औरतें बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में बैठी हुई हैं, औरतें, हस्बैंड्स बैठे हुए हैं पोस्ट रिटायरमेंट, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो इससे कभी नाम खराब होता है, ये पहला। दूसरा, एक जो एक्टिविस्ट है कौन, और मैं नहीं मानती कि एक्टिविस्ट वर्ड यूज करने से एक नेगेटिव कॉनोटेशन आता है। हम उसको प्रोफेशनल सर्विस और सोशल सर्विस के हिसाब से बात कर रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं खुद ही देखती हूँ कि मैंने जितना सोशल सर्विस किया किसी से 1 रुपया नहीं लिया, क्योंकि मैं प्रोफेशनली पैसा कमाती हूँ तो मैं उसको सोशल सर्विस में डालूं या कुएं में डालूं, ये मेरा चॉइस है। अगर मुझे किसी ने कोई पैसा दिया है काम करने तो वो प्रोफेशनल सर्विस है, वो सोशल सर्विस नहीं हो सकती। सोशल सर्विस जो आप अपना कंपैशन लेके दौड़ के जाते हैं, जैसे जर्नलिस्ट की ही बात की जाए तो आइडियली हर जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसका काम है समाज में सच्चाई को सामने लाना। अब उसके लिए वो जोखिम लेता है, वो उसका काम है। तो ये जो सर्विस जो है, सोशल सर्विस बोलने से ऐसा लगता है कि पैसा नहीं कमाएंगे या गरीब हो जाएंगे या ऐसा होगा। ये एक इमेज बन गई है कि झोला लेके और फुट स्लीपर लेके ही सोशल सर्विस को जाना है, ऐसा नहीं है। आपको अपना लाइवलीहुड तो देखना ही है, उसके साथ आप क्या सोशल सर्विस कर सकते हैं जिसमें से आप प्रॉफिट गेन नहीं कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो ये मैं एक पहला आपके सवाल का और एक थोड़ा लाइट इस पे बता दूं। हमारा संविधान हमको कहता है कि अ गुड सिटीजन इज वन हु इज आस्किंग क्वेश्चंस। तो ये जरूरी नहीं है कि NGO और CSO को ही एक्टिविस्ट बनना है या विसल ब्लोअर बनना है। हर नागरिक को विसल ब्लोअर रहना है, तभी वो जागरूक नागरिक है। हमारे देश में तो सवाल उठाने से ही बचपन से माँ बाप ही थप्पड़ मार देते थे, अब सिस्टम थप्पड़ मारता है। तो ये जो है, ये जो हर घर में होता है वो हर समाज में होता है। ये बेसिकली एक आईना है दोनों एक दूसरे के लिए। तो ये बदलना बहुत जरूरी है। हमको सवाल उठाना सिखाना पड़ेगा स्कूल कॉलेज में, और सवाल उठाने से मतलब मैं बोलती हूँ इंटरोगेशन इज नॉट एन ऑब्जेक्शन। सवाल उठाना किसी के खिलाफ नहीं है, पर हमारे कल्चर में सवाल उठाने को ही बोलते हैं कि हम उसके खिलाफ है। सवाल उठाना मतलब आप क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं। तो सवाल उठाने को एक आदत बनाना पड़ेगा, तब ये प्रोफेशन को एक मेन स्ट्रीम प्रोफेशन का दर्जा दिया जाएगा। मेरे तो खुद के दोस्त, घर के लोग सब कुछ भी सवाल उठाओ, सादा भी सवाल उठाओ, तुम तो बॉर्न मार्क्सिस्ट हो। अरे उसमें बुराई भी क्या है? हम तो मार्क्सिस्ट ना होके भी मार्क्स को हम एक्चुअली प्रूव कर चुके हैं। मार्क्स ने जो लिख के गए हैं वो सब कुछ हो रहा है जो वो बेचारे लिख के गए थे। हम ना चाहते हुए भी मार्क्स का बेसिकली भविष्यवाणी को हमने ट्रू कर दिया पूरे दुनिया में। बिल्कुल, वेरी ट्रू। तो एनीवे, मणिपुर की मैं बात जो कहना चाह रही थी वो थोड़ी सी बात रख दी गई है कि सारा का सारा मुद्दा इस पे घूम रहा है मणिपुर में कि वो वीडियो लीक कैसे हुआ। मैं अभी भी लीक कर रही हूँ कि ये महिलाओं के साथ हुआ कैसे, इस पे आज सदन में आज तक चर्चा नहीं हुई। इस पे महिलाओं ने चर्चा नहीं की, महिला मंत्रियों ने चर्चा नहीं की। ये ऐसे कैसे, किसी की हिम्मत कैसे हो गई? चीफ मिनिस्टर ने आज तक ये चर्चा नहीं की। पूरा का पूरा ट्विटर के पीछे पड़ गए, पूरा का पूरा जर्नलिज्म के पीछे पड़ गए। जर्नलिस्ट को जाने नहीं दिया जा रहा। मैं अहमदाबाद की बताऊं, मणिपुर के लिए हम यहाँ पे खड़े होना चाहते हैं, शांति से बैठना चाहते हैं, परमिशंस नहीं मिलते। 1 महीना सिर खपाने के बाद 45 मिनट्स का सिर्फ परमिशन दिया गया, उसमें भी 1 मिनट खत्म होते ही 45 मिनट खत्म होते ही भागो भागो यहाँ से भागो। और भरी सड़क में अब गांधी आश्रम के सामने बैठने की परमिशन नहीं दी जाती, क्योंकि वहाँ 5 स्टार कैंपेन बन रहा है, कैंपस बन रहा है। तो अगर हम मणिपुर के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, मुझे तो लगता है कि वो वीडियो सबको देखना चाहिए, नहीं तो शर्म कैसे आएगी? शर्म आना बहुत जरूरी है। शर्म नहीं अगर पॉर्न देख सकता है जो देश, वो देश के लोग ये देख के शर्म क्यों नहीं खा सकते? पॉर्न तो बड़े इजीली चल रहा है हमारे देश में, उसमें तो उल्टा GST भी बढ़ा रहे हैं और चला रहे, प्रमोशन दे रहे हैं। तो हम ये क्यों नहीं देख सकते?
ये तो डेलिबरेटली किया गया। पॉर्न में तो फिर भी एक्टिंग होती है। तो ये चीज को छुपाना, हमारे यहाँ जैसे सेक्स के एजुकेशन को छुपाया जाता है, रेप के एजुकेशन को छुपाया जाता है, मोलेस्टेशन की डिस्कशन को छुपाया दबाया जाता है घर में, ये नहीं होना चाहिए। ये आगे सामने आना चाहिए। तो मणिपुर पे जितना ज्यादा चर्चा किया जाए, उस पे महिला के ऊपर जो हुआ है उस पे चर्चा होना चाहिए। लीक जो वीडियो हुआ है उस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो मेरे जो मित्र अभी कहते हैं कि उसमें आप मणिपुर देखिए, देश में सबसे ज्यादा वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पीस एंड वुमेन डिग्निटी की ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी अच्छी, नॉर्थ ईस्ट का पूरा उनका एसोसिएशन है। वो लोग कहाँ आए हैं चर्चा, उनको कहाँ बुलाया गया दिल्ली में चर्चा करने के लिए? नहीं बुलाया गया है। आप उनको बुलाइए। इतनी महिला ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में नहीं है जितनी अच्छी नॉर्थ ईस्ट में है। तो आप उनको बुला के चर्चा, मैं यही रुकती हूँ। एक मिनट आनंद भाई इसमें बस मैं एक चीज जोड़ दूं डॉक्टर मानसी की बात में, चिक्स वेरी ब्रीफली, कि हमारे यहाँ, हमारे देख लिया है आपने, पार्लियामेंट में उस पर ज्यादा एंगर दिखलाया हमारी विमेन पार्लियामेंटेरियंस ने कि कहीं फ्लाइंग किस हो गया। उनके लिए वो रेप, गैंग रेप नहीं इंपॉर्टेंट है, वो फ्लाइंग किस ज्यादा अहमियत रखता है। जी शरद भाई, मैं उसी को जोड़ रहा था। एक तो जो डॉक्टर मानसी ने कहा वो दिखाना इसलिए जरूरी है कि गुस्सा आना भी अब खत्म हो गया है। आपको गुस्सा आना चाहिए, आंख की शर्म नहीं रह गई। और दूसरा शरद भाई, आपको ये डर भी होना चाहिए कि कल ये आपकी लड़की और आपकी बहू और आपकी बेटी की शादी हो सकती है। ये मेन कारण है। टुमारो इट मे बी मी और यू। ये मेन कारण है दिखाना। तो ये जरूरी है कि ये समझना कि ये कोई फार ऑफ नहीं हो रहा है कि दूसरे नक्षत्र में हो रहा है कि चांद और उसमें हो रहा है। मैं एक टिप्पणी वो लेके शरद भाई आपसे पूछ ले रहा हूं। हमारे एक दर्शक वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी इज फेलिंग बिकॉज ऑफ इमोशनल एस्पेक्ट व्हाइल वोटिंग। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं शरद भाई, लेकिन आपसे एक और चीज है, ये सिविल सोसाइटीज का भगवाकरण हो गया है। गौ रक्षा समिति, रोमियो ब्रिगेड, ये कोई सिविल सोसाइटीज है, इनको भी मान लिया जाता है कि नहीं ये लोग क्या करते हैं। अभी इससे पहले वाले इसमें एक चीज जोड़ दूं मैं। जी चंडीगढ़ में का जो स्ट्रक्चर बनाया पंडित नेहरू ने, उसमें एक सिस्टम किया गया जो लीकर बुजर को लेकर के आए कि एक सेक्टर का जो चौक होगा उससे दूसरे सेक्टर का जो चौक होगा उसके बीच की दूरी 800 मीटर होती है। 800 मीटर दोनों के बीच की दूरी। तो आप ये समझिए कि इस तरीके से यदि आप जोड़िएगा, तो मैं 2 सेक्टर का बताता हूं। सेक्टर 30 से आप चलिए और सेक्टर 30 के बगल में ही 20 है, तो 30 और 20 में आप आइएगा तो आप ये समझिए, और 29 है, तो 20 को छोड़ दीजिए, 29 और 30 की बात करें, इतने के अंदर ये सारी संपत्तियां जो अलॉट हुई हैं, जो जमीनें अलॉट हुई हैं पंडित नेहरू के समय में, इंदिरा जी के समय में, उन समय में अलॉट हुई हैं, मतलब कांग्रेस के समय में अलॉट हुई, और ये एनजीओ के नाम पे अलॉट हुई। और वो एनजीओ, जितने एनजीओ हैं वहां पर, इतने के बीच में 18 एनजीओ को संपत्तियां अलॉट हुई, और वो कांग्रेस के समय में अलॉट हुई, और वो सारे आरएसएस से कहीं ना कहीं जुड़े हुए, उनके अनुसांगिक संगठन के नाम पे, कहीं भारत विकास परिषद के नाम पे, कहीं किसी नाम पे, मतलब इस तरह के जितने उनके हैं उन्हीं के नाम से। और उसकी स्थिति ये है कि साहब वहां से बैठ के आज पार्टी की गतिविधियां चल रही हैं, वहां से सब कुछ हो रहा है और सारी चीजें हो रही हैं। तो ये उदाहरण दे रहा हूं कि किस किस तरीके, और उन संपत्तियों की यदि कीमत जोड़ेंगे तो चंडीगढ़ में, मैं एक औसत बता देता हूं, चंडीगढ़ में 100 वर्ग गज का यदि प्लाट लेंगे तो 100 वर्ग गज का प्लाट जो है वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए से 3 करोड़ रुपए के बीच का होगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इतनी महंगी संपत्तियां इसके बीच में है। तो आप कल्पना करिए, ये है स्थिति, और वो भी वो मेन रोड पे होती है। जी मैं शरद भाई उसी पे जो मैं शरद भाई पूछ रहा था, ये भगवाकरण ऑफ सिविल सोसाइटीज जो हो रहा है, गौरक्षा समिति, ये भी एक तरह का कहीं ना कहीं पुलिसिंग का काम भी अपने हाथ में ले रहे हैं। जो पहले जो बॉर्डर और ये सब होते थे, इस पे एक छोटी टिप्पणी आपसे, बहुत छोटी टिप्पणी। देखिए जब एक एनजीओ का ओवर द इयर्स, जो अजय कह रहे थे, वो ओवर द इयर्स कन्वर्जन्स भी हुए होंगे बहुत सारे, और लोग जब देखने लगते हैं कि भाई इसी के साथ जुड़ने में हमारा फायदा है,
ये बड़ा आसान, जब धीमे धीमे डाइल्यूट हो जाता है जो उसका जिस मकसद से खोली गई थी। तो मेरा ख्याल ये बहुत हुआ है। और यहाँ पे इंटिमिडेशन इतना है, आज की रजीम में इंटिमिडेशन इतना है, डराना धमकाना, सीबीआई ईडी इस तरीके के जो है, इसकी वजह से कई तो कंपेल हो जाते हैं, और वो बड़ी इजीली कंपेल नहीं होते, वो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं वो लोग जिनका कोई मकसद नहीं है, उनका मकसद है पैसा बनाना। जब आपका वो देश है फिर आपको कोई मतलब नहीं है, कोई प्रिंसिपल और वो नहीं है, और उनको तो बहुत सूट करता है कि वो आज के भगवाकरण में जा भगवा कलर पहन करके, तो उनके बहुत फायदे ही फायदे वारने आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम उनमें अराइज होती है जहां पे आपका मिशन वो नहीं है जो आप दिखला करके आपने एनजीओ बनाई। सारी समस्या इस बात की, कमिटमेंट और सिंसियरिटी बहुत जरूरी है एनजीओ में। और आप देखेंगे कि जो एनजीओ जेन्युइन काम करते हैं, बहुत सी एनजीओ अच्छा काम करती है, उनको इतना मुश्किल है उनका जीना, उनको इतना तंग किया जाता है। मैं यहाँ लखनऊ में एक ऑर्गेनाइजेशन है दृष्टि, जो जहां पे 250 मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे रहते हैं, उनका होम है। वैसा मैंने जिंदगी में कहीं हिंदुस्तान में नहीं देखा जिस तरह से बच्चे रहते हैं, और सब बच्चे खुश रहते हैं। नॉर्मली ऐसे बच्चों को आप देखेंगे ज्यादातर अबैंडन बच्चे अपने माँ बाप द्वारा अबैंडन किए हुए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। उनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उनकी फंड सैंक्शन है, उनको स्टेट के थ्रू आता है, क्योंकि वो रिश्वत नहीं देते हैं, जहां 30 और 40% रिश्वत चलती है यूपी में। तो उनको इतना मुश्किल होता है कि एक हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेकर के एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करी हुई है, और इनवेरिएबली जब जज साहब धमकी देते हैं कि अब आपको क्या जेल भेज दे, तब पैसा रिलीज होता है। ये है हालत। और जो गड़बड़ करने वाले हैं वो 30% देते हैं और ऐश करते हैं। तो समस्या इस बात की बहुत है, और आज की डेट में भगवाकरण हो जाना बड़ा नेचुरल। अच्छा, एक क्या है कि ये जो पूरी भगवा पार्टी है और पूरा ये जो आरएसएस बीजेपी कंबाइन और जो तमाम इनके अलाइड ऑर्गेनाइजेशन, उनका तो वो जब से वो हिंदू राष्ट्र का जो मिशन चल गया है, तो उसमें तो उनका उद्देश्य, जब आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आईआईएम्स और आईआईटीज और यूनिवर्सिटीज तक को नहीं छोड़ रहे हैं कि वहां पे हमारा वर्चस्व रहना चाहिए, तो ये तो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको तो करना बहुत ही आसान है उनके। इसके लिए जब तक ये इसमें डेफिनेटली लोगों को, जो जागरूक लोग हैं, जो दिल से चाहते हैं कि सुधार हो, तब तक कुछ नहीं होगा। जी जी, मैं अब जल्दी से एक 5 मिनट बचा है, जल्दी जल्दी जो छोटे क्वेश्चन ले लूं। अजय शुक्ला साहब, एक आज मैं आपसे इसलिए ले रहा हूं, एक बनारस में एक बड़ी घटना हुई है। एक सर्व सेवा संघ और गांधी शांति प्रतिष्ठान थे, एनजीओ और वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये मतलब जेपी के और विनोबा भावे के समय के लोगों के वो थे, जहां पे बड़ी रिसर्च होती थी, अच्छा काम करते थे। उसको बीच में सरकार ने टेक ओवर किया। उसके पीछे कहानी यह है कि वो शायद मोदी जी का एक प्लान है कि बनारस से पानी, रोड और ये कुछ एक अपना मोदी जी के दिमाग में कहीं आया होगा, और आज उसको गिरा दिया गया है बुलडोजर लगा के। अब ऐसे अगर संस्थाएं जो हैं, जो लैंडमार्क रही हैं, जिनका हिस्ट्री है, जो अच्छा काम भी करती रही हैं, जेपी और विनोबा के साथ जिनका नाम है, साहित्य को, अगर उनको गिरा दे रहे हैं तो फिर तो बड़ा मुश्किल है ना इस उसमें। बहुत संक्षिप्त टिप्पणी अजय भाई। मैं एक लाइन में कहूं कि इससे ज्यादा शर्मनाक स्थितियां नहीं हो सकती हैं। इतिहास को संजो के रखने की होती है। मेरा छोटा भाई यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में प्रोफेसर है, वो बता रहा था कि वहां पे पुरानी इमारतों को बचा के, इतिहास को बचाने के लिए इतना ज्यादा लोग कॉन्शियस हैं कि कुछ कहना नहीं। वो लगातार इस बात के लिए कोशिश करते हैं कि कैसे अपने इतिहास को, अपने उनको सबको बचा के रखा जाए, और उसको लेकर के बहुत ज्यादा वो होते हैं। हमारे यहाँ आज इतिहास मिटाया जा रहा है, और इतिहास सिर्फ कागजों में नहीं मिटाया जा रहा है, उसकी पुरानी चीजें खत्म की जा रही। जैसे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल होता था, वहां पर इससे उसको प्राइम मिनिस्टर कर दिया। कर दीजिए, आप बनाइए भाई, कौन मना कर रहा है, लेकिन उसको भी रहने दीजिए। देखिए, एक चीज हमारे यहाँ सिखाया जाता है, मैं तो चूंकि हिंदू मैथोलॉजी को मानता हूं, तो हमें सिखाया जाता है आपको किसी चीज को मिटा करके बड़ा नहीं बनाना है। अपनी लकीर बड़ी करनी है तो अपनी लकीर बड़ी करो, दूसरे की छोटी मत करो। तो मेरा ये मानना है कि यदि आप
आपको कुछ आप अच्छा कर रहे हो, आप करो, आप नाम रखना चाहते हो रखो, बनाओ, लेकिन नाम बदल के आप भैया वो शहर बना दो, आप बना कुछ सकते नहीं हो। लेकिन इसलिए आप क्या कहोगे नाम बदल के कि भाई ये शहर किसने बनाया था, कहेंगे योगी आदित्यनाथ ने बनाया था। ये शहर किसने बनाया था, ये शहर जो है नरेंद्र मोदी ने बनाया था। हुजूर कुछ नया बना देते। 100 स्मार्ट सिटी की बात करी थी, जो स्मार्ट सिटी हिंदुस्तान का जन्म से था वो चंडीगढ़ आज गर्त सिटी बना दिया है। जिस चंडीगढ़ में सोच नहीं सकते थे, मैं खुद यहाँ एक लंबे अरसे से रह रहा हूं और साहब यहाँ पर मैं सोच नहीं सकता था कि यहाँ पर पानी भर सकता है, यहाँ जाम लग सकता है, यहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम आ सकती है। आज सब हो रहा है क्योंकि आपने उस पर काम नहीं किया और जो इसके लिए काम करने थे वो हुआ नहीं। तो कमोबेश ये वो लोग हैं जो दूसरे को मिटा करके अपने आप को बनाने की बात करते हैं। ये बड़ा दुख की बात है और इस काम में सबसे बड़ा जो सरगना है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद की कुर्सी पर बैठा है। तो ऐसे जब सरगना बैठे होंगे तो फिर यही होगा। जी जी जी, मैं धनंजय जी आधे मिनट में वो, क्योंकि अगला इस बार क्या है, मैंने पहले ही कहा कि 60 मिनट 60 मिनट है, मैं उसको वैसे 70-80 मिनट को 60 मिनट कर देता था। चलते चलते अंतिम वो इनके बिना एक स्वस्थ लोकतंत्र और एक मजबूत वाइब्रेंट लोकतंत्र मुश्किल है। सिविल सोसाइटीज की अपनी अहमियत है, बहुत संक्षेप में आधे मिनट में। बिल्कुल मुश्किल है। सभ्य सोसाइटी का मतलब सभ्यता है तो मनुष्यता है। अगर सभ्यता नहीं तो मनुष्यता का। खाली पेट भरना तो मनुष्य होना नहीं है ना, वो तो जानवर भी करते हैं। तो ये सभ्यता के लिए सिविल सोसाइटी जरूरी है और मैं तो मानता हूँ कि पूरी सोसाइटी हमारी सिविल होनी चाहिए। कि हम जब कहते हैं सिविक सेंस आप में नहीं है तो वो क्या है, वो वही है। तो मुझे लगता है सबसे जरूरी चीज वही है। मुझे लगता है भोजन से भी ज्यादा जरूरी है समाज के।